नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। यूपी में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासतदान सियासी फील्डिंग सजाने में जुटे हैं। और इसी कड़ी में जहां एक दिन पहले शिवपाल यादव संभल हिंसा और आजम खान का जिक्र कर सत्ता में आने पर केस वापसी का ऐलान कर रहे थे, वहीं अगले ही दिन मुजफ्फरनगर दंगे में शामिल नेताओं से केस वापसी की खबरों ने 27 के दंगल को और ज्यादा रोचक बना दिया है। अब इसी को लेकर सियासी फिजा गर्म हो चली है। इसी पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर दंगा, केस हुआ वापस। केस वापसी पर फिर छिड़ी सियासत। आरोपियों के महिमा मंडन पर संग्राम। 27 का चुनाव, छिड़ गया घमासान। चुनावी बेला में केस वापसी की खबरों ने एक बार फिर से सियासी फिजा को गर्म कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को बड़ी राहत मिल गई है जिनका नाम साल 2013 के मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक दंगा मामले में शामिल थे। सरकार के आदेश पर स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट ने केस वापस ले लिया। मुजफ्फरनगर दंगे मामले में इन प्रमुख नेताओं से केस वापस हुए। पूर्व मंत्री संजीव बालियान, मंत्री कपिल देव अग्रवाल, हरिंद मलिक सपा सांसद, पूर्व मंत्री सुरेश राणा सहित 22 आरोपी नेताओं पर लगे केस वापस लिए गए। ये वर्ष 2013 का मामला है जिसमें धारा एक तो उसमें कंप्लेंट फाइल हुई थी तत्कालीन एडीएम साहब द्वारा, एडीएम प्रशासन द्वारा। वो 144 धारा का उल्लंघन करते हुए इनके द्वारा ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, पैदल जा करके जनता इंटर कॉलेज में सभा की गई थी और लोक सेवकों के कार्य में बाधा डाली गई थी। इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई थी। तो इनकी वाद वापसी के लिए शासन का निर्देश आया, जिसके अनुपालन में संबंधित कोर्ट जो MPMLA कोर्ट है, यहाँ ACM फर्स्ट साहब वो पीठासीन अधिकारी हैं उसके, उनके यहाँ धारा 321 CRPC के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया और शासन का आदेश संलग्न करते हुए माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए वाद वापस लेने का आदेश दिया कि ठीक है, वाद वापस लिया जा सकता है। लोकहित और जनहित में पॉलिटिकल मामला मानते हुए न्यायालय ने कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है। मैं MPMLA कोर्ट में लोक अभियोजक हूं। मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं इस केस की पैरवी कर रहा था। शासन के आदेश दिनांकित 28/2/26 के अनुक्रम में मेरे द्वारा 321 CRPC का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 173-13 थाना सिखेड़ा, धारा 188, 341, 353 IPC व 7 CLA एक्ट से संबंधित वाद वापस लिया गया। मेरे तर्कों को सुनकर माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद वापस लिया गया। आपको बता दें कि साल 2025 की जनवरी में ही इस मामले में MPMLA कोर्ट ने यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची और डासना के महंत स्वामी यति नरसिंहानंद समेत 19 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर लिए थे। दरअसल मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर यूपी की सियासत में नया अध्याय जुड़ा था। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा हुआ। इसके बाद पड़ोसी जिलों में हिंसा हुई। 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। दंगों के बाद सैकड़ों मुकदमे दर्ज किए गए थे। यूपी सरकार ने कुछ मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया। कई राजनीतिक नेताओं के नाम भी इसमें शामिल थे। विपक्ष लगातार इस फैसले पर सवाल उठाता आ रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही संभल हिंसा और आजम खान की केस वापसी का ऐलान शिवपाल यादव ने किया था और मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों से केस वापसी ने सियासी फिजा को और ज्यादा तूल दे दिया। 2 बार के विधायक और वो भी विधायक, प्रिंसिपल, राज्यसभा के सदस्य जी, ये सब कुछ रहने के बावजूद भी जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी इतने सीनियर के साथ इतने झूठे मुकदमे, केवल झूठे मुकदमे, एक भी बहुत हो भी कौन सी धाराएं लगी? क्रिमिनल जी भैया। अरे भाई अच्छा, आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं। क्रिमिनल धाराएं बताइए, ये कहीं पर भी आजम साहब ने बताओ यहाँ कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, और कितनी मेहनत करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है।
अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तब इनको सबको आजम भाई को रक्षा मंत्री बनाना है साहब। बनेगी भाई, बनेगी समाजवादी की सरकार बनेगी, बिल्कुल बनेगी। हैं, रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक हों, चाहे सुरेश राणा हों, चाहे संजीव बालियान हों या कपिल अग्रवाल जी हों, इस तरीके से लगभग 25 लोगों पे सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था। दरअसल क्या था कि उस समय पे जिस तरीके से जनता प्रताड़ित थी और उस दंगे की आग में जिस तरीके से जनता जल रही थी, तमाम जगहों पे धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना प्रदर्शन को कहा गया कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंच रही है और इसको लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ। अब माननीय न्यायालय के आदेश पर वो मुकदमा समाप्त हुआ है। ये वर्ष 2013 का मामला है, जिसमें धारा एक तो उसमें कंप्लेंट फाइल हुई थी तत्कालीन एडीएम साहब द्वारा, एडीएम प्रशासन द्वारा। वो 144 धारा का उल्लंघन करते हुए इनके द्वारा ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, पैदल जा कर के जनता इंटर कॉलेज में सभा की गई थी और लोक सेवकों के कार्य में बाधा डाली गई थी। इस संबंध में FIR भी दर्ज हुई थी। तो इनकी वाद वापसी के लिए शासन का निर्देश आया, जिसके अनुपालन में संबंधित कोर्ट जो MP MLA कोर्ट है, यहाँ ACM फर्स्ट साहब वो पीठासीन अधिकारी हैं उसके, उनके यहाँ धारा 321 CRPC के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया और शासन का आदेश संलग्न करते हुए माननीय न्यायालय ने हमारे तर्कों से सहमत होते हुए वाद वापस लेने का आदेश दिया कि ठीक है, वाद वापस लिया जा सकता है। लोकहित और जनहित में पॉलिटिकल मामला मानते हुए न्यायालय ने कहा कि कोई गंभीर बात नहीं है। मुजफ्फरनगर दंगों को 13 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उनके राजनीतिक और सामाजिक असर आज तक कायम है। देखना ये कि ये विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह पाता है या फिर अदालत और सरकार दोनों स्तर पर नई बहस को जन्म देता है। क्योंकि एक तरफ जहां संभल हिंसा के दंगाइयों से केस वापसी पर सत्ता पक्ष सवाल दाग रहा था, तो फिर विपक्ष पूर्व में 2013 के दंगों में केस वापसी में सत्ता पक्ष को लेकर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ वन इंडिया। और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जिसमें खेमचंद शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अशोक तिवारी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद जयतिलक हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और SK वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता। आप सभी का बहुत स्वागत। शुरुआत SK आपसे, इस फैसले का यूपी की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? चूंकि 27 में चुनाव है और उससे पहले ये बड़ी राहत उन नेताओं के लिए जिनका नाम इस पूरे प्रकरण में था। बिल्कुल, अगर हम देखें तो सीधे तौर पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे जो विपक्षी दल हैं, वो अब 2027 को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव है। सरकार से लेकर संगठन तक लगातार लोगों के बीच है, एक के बाद एक निर्णय लगातार लिए जा रहे हैं और सब कुछ 2027 को लेकर हो रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा चुनौती इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरा मौका होगा जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, 2024 के चुनाव में जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही, निश्चित है कि उसको लेकर वो उत्साहित हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन की वापसी के लिए भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी लगातार पिछले करीब 1 साल से बैठकों का दौर चला रही हैं, लगातार अपने पार्टी के नेताओं को एक्टिवेट कर रही हैं, लगातार चाहे वो आकाश आनंद हो या दूसरे ऐसे नेता जिनको वो जिम्मेदारी दे रही हैं, उन पर कहीं न कहीं लगातार बेहतर परफॉर्म का दबाव भी है। तो ये सारे बयानबाजी, ये सारे निर्णय और इस तरीके की चीजें 2027 को ध्यान में रखकर हो रही हैं। समाजवादी पार्टी भी अपने कोर वोटर को ध्यान में रखकर ये मैसेज दे रही है। खास तौर पर अगर हम संभल की बात करें तो संभल में जिस तरीके से एक्शन हुआ, उसमें जो मुकदमे हुए वो ज्यादातर समाजवादी पार्टी के नेताओं पर है और खास तौर पर संभल के बड़े नेताओं पर है। तो ऐसे में कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी उनको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है। उसके जरिए खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम वर्ग के नेता हैं, उनको एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो इन सारी चीजों का समाधान होगा। और ये मैसेज दूर तक ले जाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, जिसको लेकर शिवपाल यादव की तरफ से इस तरीके का बिल्कुल उनका बयान आया। अरविंद जी, आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? क्या असर इसका यूपी की राजनीति पे पड़ेगा? राजेश जी, इस पूरे प्रकरण के 2 आयाम है। एक इसका जो है कानूनी पक्ष है, दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है। जी।
कानूनी पक्ष तो यह है कि कानून में जैसा कि 321 धारा सीआरपीसी का है, अब जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 360 हो गया है। इसके तहत जो है लोक हित में अभियोजक जो है सरकार के निर्देश पर अब हाई कोर्ट में जाकर या एमपी एमएलए कोर्ट में जाकर के वह जो है जिनके ऊपर मुकदमे हैं, सामान्य मुकदमे हैं, बहुत क्रिमिनल आरोप नहीं है, तो वो उसको वापस ले सकता है। अगर इसका प्रावधान किया गया है तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है कानून इसकी इजाजत देता है। लेकिन इस पर ध्यान देना होगा कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केरल बनाम के अजीत मामले में कुछ विस्तृत निर्देश दिए थे कि वाकई में जो लोकहित हो, जनहित हो, तभी इस तरह के मुकदमे वापस लिए जाए, न कि केवल जो है राजनीतिक पूर्ति के लिए। अब आइए इसके दूसरे पक्ष पर जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि इसका क्या उत्तर प्रदेश में प्रभाव होगा। लाजमी तौर पर इसका प्रभाव तो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो नेता है, अगर मान लीजिए कि कल की तारीख में इनके ऊपर अगर अभियोग जो चला उसकी पुष्टि होती तो हालांकि 144 धारा के ही वो मामला बनता है, बावजूद इसके उनको सजा हो सकती थी जी। लेकिन जब अब उनको मुकदमा वापस लिया जा रहा है तो एक किस्म से उनकी छवि को जो है साफ सुथरा रखने की कोशिश की गई है, माना गया है। तो सरकार को यह कहने का एक मौका होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं तो निसंदेह जो है अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। जिन लोगों का नाम अभी आपने गिनाया वो अपने क्षेत्र के महारथी हैं। तो 2027 का जो चुनावी बिसात है उनमें उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। लेकिन एक इसका तीसरा पक्ष भी है, जो विपक्ष जो है इस चीज को देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसको एक जो है हथियार के तौर पे भुनाता है या उसके भी जो सांसद हरेंद्र मलिक हैं, बिल्कुल जिनके ऊपर से भी मुकदमा हटा है, क्या उसको मान करके वो चुप्पी साध लेते हैं। नहीं, अशोक जी हैं, इसी पे जवाब ले लेते हैं अशोक जी से। अशोक जी, आपका इस पे रिएक्शन, ये जो फैसला आया विपक्ष उसे कैसे देख रहा है, समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडा अपनाती है जो हथकंडा उसको अपनाने में लगता है कि उसको फायदा होगा, ऐसा उसे लगता है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विषय में क्या बताऊं मैं, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और उन्होंने अपने मुकदमे स्वयं संगीन से संगीन मुकदमे को वापस लिया। ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है किस प्रकार से मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने ऊपर अपराध के मुकदमों को वापस लिया। आज अगर दो छवि देखते हैं उत्तर प्रदेश में, आप चुनाव के दृष्टिकोण से अगर देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में दो छवि आपने सामने है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की छवि है जिन्होंने अपने मुकदमे स्वयं वापस लिए, और एक तरफ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की छवि है जो बेदाग छवि है, एकेडमिक छवि है, पढ़े लिखे व्यक्ति की छवि है। आज इन्होंने विकास पुरुष के रूप में कार्य किया। 12-17 के कार्यकाल में जो विकास हुआ उत्तर प्रदेश का वो छिपा हुआ नहीं है, उसको याद किया जनता ने, आखिर में याद करना पड़ा। छलावे में जनता आई 17 में और 22 में भी एन प्रकार जीते हैं। 24 में इसका चुनाव आते आते जनता को सारी बातें जब मालूम हो गई कि इनका महंगाई का नारा बेकार गया, बेरोजगारी का नारा बेकार गया, रोजगार कहीं मिल नहीं रहा है, आरक्षण का हक मारने लगे, सरकारी नौकरियां पेट्रोल से गायब कर दी। उम्मीद थी लोगों को कि आरक्षण का हक नहीं मारेंगे। सर आप तो गोल गोल घुमा रहे हैं। मैंने तो आपसे सीधा आज के फैसले पे पूछा और आप कह रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर से मुकदमे हटवाए। तो सर अभी कल ही की बात है, शिवपाल यादव सर ये कह रहे थे, अशोक जी कल ही शिवपाल यादव कह रहे थे 27 में हमारी सरकार बनेगी तो संभल में जो मुकदमे वापिस ले लेंगे। दोनों में फैसला होना है। अखिलेश यादव जी बेदाग छवि के हैं और योगी जी दागदार छवि के हैं। सनातन का भी दाग लग गया है, जहां चोरी का दाग लग गया है उनके ऊपर, पटकों को मारने पीटने का दाग लग गया है उनके ऊपर, घसीटने का घसीटने का, भगवान परशुराम की जयंती कैंसिल करने का आरोप है उनके ऊपर। भगवान विष्णु के 2 अवतारों में ही अंतर कर दिया उन्होंने, भारी अंतर कर दिया। ब्राह्मण से वो जलन रखते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण जब मीटिंग कर रहे थे उनके विधायक, जब स्वयं तब उनके प्रदेश अध्यक्ष ने किसने से फटकार लगाई उनको। नहीं छिपा हुआ नहीं सर, मैं आप मुजफ्फरनगर पर तो आइए, क्योंकि इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद को भी तो सर राहत मिली है। मैं तो इस फैसले पे आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं। आपने कहा योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर से मुकदमे हटा लिए, अभी कल ही तो शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भी हटा देंगे संभल के मुकदमे। उन्होंने भी तो कहा ना सर हमारी सरकार बनेगी तो संभल में जो मुकदमे है वो वापिस लेंगे। मैंने कहा समसामयिक समय देखते हुए भाजपा हर हथकंडा अपनाती है, ये बात मैंने कही है, और उसमें योगी जी ने अपने मुकदमे खुद वापस लिए जी। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अरविंद जयतिलक जी। हाँ देखिए
तिवारी जो दलील दे रहे हैं, रोशनी में कपड़ा नहीं बदलना चाहिए। 2016 में क्या अखिलेश जी ने, उनके ऊपर मुकदमा था, चुनाव आयोग ने दर्ज किया था, क्या उसको अपने ही सिग्नेचर से वापस नहीं लिए थे? इसका जवाब दीजिए। दूसरी चीज, 2012-13 में जो संकट मोचन जो हुआ था कांड, फिर लखनऊ में, फैजाबाद में, वाराणसी में जो सीरियल बम धमाका हुआ था, जो आतंकी थे, क्या उनका केस वापस लेने के लिए वो पहल नहीं किए थे? क्या उसमें हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार नहीं लगाई थी? तो मुझे लगता है कि इस तरह की दलील तिवारी जी बेमानी हो जाती है। सच्चाई तो यही है कि अभी राजेश जी ने जो कहा कि शिवपाल जी खुद कहते सुने जा रहे हैं कि हमारी सरकारी बनती है तो हम जो है संभल वाला तो जो मुकदमा दर्ज हो उसको वापस ले लेंगे। रही बात की योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं या जो है सनातन विरोधी हैं, वो कहते हैं ना कि समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। इस प्रदेश की 25 करोड़ जनता है, वो तय करती है, वही सुनिश्चित करेगी कि 2027 में क्या होगा। जी ठीक है। खेमचंद जी, समाजवादी पार्टी ये कह रही है साहब ये बीजेपी के हथकंडे हैं, जब चुनाव आते हैं तो हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और आज के इस फैसले को भी वो इसी नजर से देख रहे हैं। खेमचंद जी नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। देखिए, समाजवादी पार्टी आपने देखा अपराधियों का मुकदमे वापस लेती है, जो आतंकवादी घटनाओं में लोग शामिल होते हैं उनके मुकदमे वापस लेती है। ये मुकदमे जो आज वापस लिए गए वो राजनीतिक मुकदमे थे। वो बोले कि वे सरकारी कार्यों में दखल देने के मुकदमे, ये कोई संगीन अपराध के मुकदमे नहीं थे जो राजनीतिक रूप से लगाए गए, राजनीतिक कारणों से लगाए गए, समाजवादी पार्टी के अंतर्गत लगाए गए। ये मुकदमे ऐसा नहीं है कि भाई कोई फाइनेंशियल क्राइम हो या फिर कोई उनका पर्सनल क्राइम हो उसके लगे हों। मैं तो समझता हूँ ये अननेसेसरी सीनियर लीडर्स के ऊपर जो मुकदमा लगाए हुए थे, लिटिगेशन जो चल रही थी, उसको समाप्त करके अच्छा कार्य किया। और जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, समाजवादी पार्टी के भी मेंबर पार्लियामेंट के ऊपर जो लिटिगेशन चल रही थी उसको भी समाप्त किया है, विड्रॉ किया है, और ये एक अच्छी बात है। अभी भी इनके नेता, बड़े बड़े नेता, महासचिव, महामंत्री कह रहे हैं कि हम संभल जैसी घटना में जहाँ पे सरकारी ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करना, जानलेवा हमला किया गया था, उन मुकदमों को ये वापस लेने की प्रॉमिस कर रहे हैं। तो अपने गिरेबान में देखें, दो छवि, बिल्कुल सही कहा समाजवादी पार्टी के हमारे बड़े भाई ने कि दो छवि, एक छवि है डुअर्स की, जिन्होंने करके दिखाया है, जिन्होंने बीमारू स्टेट उत्तर प्रदेश को एक उत्तर प्रदेश बना के देखा है। उन्होंने जो 6-7 बजे से, मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूँ, ब्रजभूमि से आता हूँ, 6-7 बजे के बाद लोग नहीं चाहते थे हमारी ब्रजभूमि में गोवर्धन की परिक्रमा, बरसाने की परिक्रमा, नंदगांव की परिक्रमा, कोकला की जो परिक्रमा शनिदेव की होती है, रात को लोग डरते थे, बहुत सारी गाड़ियां लूट ली जाती थी, लोग बाहर से आते थे, उनकी गाड़ियां लूट के चली जाती थी, बहन बेटियों के जो पैसे और गहने हैं उनको लूट लिया जाता था। आज वो स्थिति नहीं, रात दिन लोग जाते हैं, रात के 2 बजे भी जाते हैं, 4 बजे भी जाते हैं, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर देने का काम योगी जी ने किया है। योगी जी का कोई अपना पर्सनल फैमिली करके वो लेके नहीं चल रहे हैं, समस्त उत्तर प्रदेश के 7 समाज के लोग, उनके अपने परिवार हैं, अपने इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। और साधु ब्राह्मण में कोई फर्क नहीं रहता। मैं समाजवादी पार्टी के अशोक तिवारी जी को कह रहा हूँ कि जो साधु हो जाता है वो भी ब्राह्मण के बराबर होता है, तो साधु ब्राह्मणों में कोई फर्क नहीं होता। तो एक साधु कभी भी ब्राह्मण का विरोधी नहीं हो सकता। ठीक है। और ब्राह्मण और साधु में कोई फर्क नहीं होता। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं तो समझता हूँ कि आज भी उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण योगी जी और मोदी जी के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। 2024 में जरूर इनको तत्कालिक फायदा मिला था, वो फायदा मिला था इन्होंने जो रिजर्वेशन पे अफवाह फैलाई, वो अफवाह खत्म हो गई, वो बादल छट गए। जितने भी उपचुनाव हुए हैं सब में इनको मुखी खानी पड़ी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल इनके ठीक है। अशोक जी टिप्पणी, आने वाले इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी जीते। ठीक है अशोक जी। हाँ जी सर। सर अब आप आपके, हाँ बोलिए सर। भाई खेमचंद जी अपनी बात कहेंगे, उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, हाँ। वो कह सकते हैं अपनी बात, लेकिन सच्चाई सर जनता से छिपी हुई नहीं। जनता सर्वोपरि होती है, किसी भी पार्टी से ऊपर। हमारे दल से भी ऊपर जनता है और भाजपा से ऊपर भी जनता है। जनता खुली आंखों से देख रही है जो परिदृश्य है इस समय का, कि सनातन में महापाप किसको कहते हैं, चढ़ावा चोरी में। चढ़ावा चोरी कहाँ से शुरू हुई? आदरणीय मोदी जी ने ट्रस्ट को गठित किया। ट्रस्ट में पृष्ठभूमि किसकी थी? आरएसएस की थी, जो कि बहुत ईमानदार माने जाते हैं। और चोरी वहां शुरू हुई। बड़े चेहरों को बचाया गया, गोविंदगिरी जी को बचाया गया, चंपत राय जी को बचाया गया, और छोटे चेहरों पर काम किया गया। इसका जवाब मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। संसद में इसका जवाब देने के लिए अमित शाह जी नहीं दे पा रहे हैं। और योगी जी वही कर रहे हैं जो केंद्र कह रहा है। योगी जी वही कर रहे हैं।
योगी जी भी सहयोग कर मुद्दा रहे हैं, कहाँ होता है उनका सर, आप किस तरफ ले जाते हैं? सच्चाई आज नहीं का है। सर वो मुद्दा नहीं था। चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन एस के वाजपेयी, क्या अभी विपक्ष के लिए ये दुविधा है कि खुल के विरोध भी नहीं कर सकते इस फैसले का और समर्थन भी नहीं, क्योंकि अपने भी सांसद का नाम उनका जिसमें से जिनको राहत मिली? बताया है वो कालनेमी है, बिल्कुल निश्चित है कि समाजवादी पार्टी भी इन सारी चीजों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। चाहे समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से बयान आए, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी एक मिनट अशोक जी, एक एक करके, एक सेकंड, ऐसे समझ नहीं आएगा सर, एक एक करके। अभी एस के वाजपेयी बोल रहे हैं, एक मिनट। उन पर कोई कार्रवाई किया नहीं सर, अभी आप डिरेल कर रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है आज की डिबेट मैं का। कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई एक सेकंड, नहीं आप डिरेल कर रहे हैं सर, क्योंकि आप जानते हैं कि समय जो है उसको कैसे काटा जाए। अभी आज का जो मुद्दा है सर उस पे रहिए। मैंने तो आपसे सीधा आज के मुद्दे पे सवाल किया था, आप राम मंदिर, अयोध्या और चंदे पे चले गए, उस पे हमने खूब डिबेट की है, उस पे खूब डिबेट हुई है। एसके, क्या यही एक दुविधा है, विपक्ष के सामने खुल के विरोध भी नहीं कर पाते और समर्थन भी नहीं कर पा रहे इसका, क्योंकि उनके खुद अपने सांसद को भी एक राहत मिली है? बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी या कोई भी विपक्षी दल खुल के नहीं बोलना चाहता है सीधे तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से लगातार समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रही है और इसके जरिए से वो मैसेज देना चाहते थे, वो मैसेज शिवपाल यादव के इस बयान के जरिए दिलवा दिया है समाजवादी पार्टी ने। चाहे वो रामजी लाल सुमन हो या शिवपाल यादव जो कि पार्टी के महासचिव भी हैं, संस्थापक सदस्यों में हैं, वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं, उनका ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। सीधे तौर पर ये पूरी समाजवादी पार्टी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अपने कोर वोटर को एक मैसेज है जो कि उन्होंने दे दिया है और बाकी के लिए लगातार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष की तरफ से सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी जा रही है और कहीं ना कहीं अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश है। लेकिन ये दुविधा जरूर है कि वो इन सारी चीजों को खुल के नहीं कह सकते, जो मैसेज था वो दे दिया गया है। चलिए बहुत शुक्रिया एसके आपका भी, जयतिलक जी आपका भी, और खेमचंद जी आपका भी, और अशोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन इतना तो तय है, चूंकि अब जैसे जैसे 27 पास आ रहा है वैसे वैसे कई समीकरण बन रहे हैं और इस फैसले का असर कितना होगा, चूंकि कई नेताओं को बहुत बड़ी राहत मिली है, उसमें समाजवादी पार्टी के सांसद भी शामिल हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।